Good evening, everyone. I hope you will be as fit as a fiddle at your home. Today, we are going to start our new topic tense. इंग्लिश का सबसे बेहतरीन, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंस है। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। इससे कई सारे हमारे इंग्लिश के अदर टॉपिक्स क्लियर होते हैं। यदि मैं पैसिव की बात करूं, नरेशन की बात करूं, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करूं, टेक क्वेश्चंस की बात करूं, इन सभी के लिए जड़ी बूटी का काम कौन करता है? टेंस करता है। अपने में एक बेहतरीन टॉपिक टेंस, जिसकी आज हम यहां शुरुआत कर रहे हैं। क्या होता है टेंस? किस प्रकार से इसको हैंडल करें? जैसे मैं बोलता हूं आई टीच, आई टॉट, आप में से फटाक से कोई कहेगा आई टीच, टीच फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म से पता चला प्रेजेंट टेंस, तो टीच से एक एक्शन भी तो हो रहा है पढ़ाने का। इसका मतलब टेंस एक वर्ब का हमने प्रकार देखा, उस प्रकार से हमने क्या देखा? एक्शन। मतलब टेंस को हमने किससे पहचाना? सबसे पहले वर्ब की फॉर्म से, और वो वर्ब की फॉर्म दूसरा कौन सा काम कर रही है? एक्शन शो कर रही है। आई टॉट सेकंड फॉर्म, मैंने कहा पास्ट, एक्शन हो गया किसमें? पास्ट में। इसका मतलब है टेंस एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो टाइम को भी शो करती है और साथ में एक्शन को भी शो करती है। एक्शन हुआ पढ़ाने का, टाइम पता चला एक में प्रेजेंट और दूसरे में पास्ट, टीच, टॉट। ऐसे कैसे? ही इज अ बॉय, ही इज अ टीचर, या इज आया है, प्रेजेंट शो हो रहा है, पर एक्शन कोई हो रहा है क्या? कोई एक्शन नहीं हो रहा। वो एक लड़का है, इज हमारे यहाँ लिंकिंग वर्ब है, बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद जनरली क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। वो एक टीचर है, क्या है? टीचर है। काम नहीं हो रहा है, पर हमें स्टेट पता चल रही है। तो टेंस भी पता चला और स्टेट भी पता चली। पहले में टेंस भी पता चला और टाइम भी पता चला। इसका मतलब हम इसकी डेफिनेशन क्या क्रिएट कर सकते हैं? अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ a form of a verb that denotes the time as well as the state of an action. A form of verb that denotes the time as well as the state of an action. किसी एक्शन की स्टेट को और किसको? टाइम को। या स्टेट डिनोट होगी या क्या डिनोट हो सकता है? हमारा टाइम। ये दोनों काम कौन करता है? टेंस। इसका मतलब टेंस वर्ब का ही क्या है? फॉर्म है, जो किसको व्यक्त कर सकता है? टाइम को भी व्यक्त कर सकता है और स्टेट को भी व्यक्त कर सकता है। मैंने कहा ना आई टीच, वर्ब की फॉर्म पता चली प्रेजेंट, फॉर्म से पता चला प्रेजेंट टाइम में, और इसी फॉर्म को जब हमने आगे देखा तो हमें पता चला कि एक्शन हो रहा है किसका? पढ़ाने का। इसका मतलब किसी एक्शन कब हुआ, वो सारी बातें हमें किससे पता चलती है? इस टेंस से। इसका मतलब यदि हम इसको जनरलाइज करें तो टेंस ही एक वर्ब की फॉर्म है। जितने वर्ब के प्रकार है उससे ही किसका निर्माण होगा? टेंस का। अब देखिए, जैसे ये मैं बात कर रहा हूं कि ये एक्शन के टाइम को शो करता है, तो जनरली यदि मैं टाइम को बांटूं तो मैं उसको 3 भागों में बांट सकता हूं: प्रेजेंट, पास्ट। अब देखिए, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ग्रामर कहती है, जो ग्रामेरियंस कहते हैं, वो इस बात पर बल देते हैं कि देखिए, यदि मैं वर्ब की फॉर्म को डिनोट करूं तो वर्ब की जनरली 5 फॉर्म हो गई। एक हो गई फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। एक होती है पास्ट,
एक होती है पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद में वर्ब के बाद एस या ईएस। जनरली मैं वर्ब्स की फॉर्म्स की बात करूं तो प्रेजेंट फॉर्म है हमारे पास, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। पास्ट फॉर्म है जिसको हम वर्ब की क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल है V3, और एक है इसी के बीच हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म के साथ ING। एक है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। ये हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। वर्ब की क्या है, फॉर्म्स है। प्रेजेंट को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना, S या ES। अब मुझे बताइए यहां पर प्रेजेंट फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म। तो मैंने भी कह दिया कि जितने हमारे वर्ब्स के प्रकार है उतने ही हमारे टेंस के प्रकार है। अब वर्ब्स के प्रकार दो दिख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हमने टेंस की बात की कि टेंस भी कितने हो गए, दो, प्रेजेंट और पास्ट। अब यहां पर दिक्कत यह आती है कि कुछ लोग फ्यूचर मानते हैं। मुझे बताइए वर्ब के प्रकार में कहीं पर भी फ्यूचर है? नहीं है। फ्यूचर तो मॉडल से बनता है, विल और शैल के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है यदि हम ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे वर्ब्स के दो प्रकार हो गए, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के आधार पर टेंस भी कितने प्रकार के बन गए, दो, प्रेजेंट और पास्ट। अब यदि हम फ्यूचर की बात करेंगे, हालांकि विल और शैल के साथ बेस फॉर्म लगा करके हम फ्यूचर भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वर्ब के जनरली 5 फॉर्म्स है। ये फॉर्म जितने प्रकार से यूज होंगे उतने ही हमारे क्या फॉर्म करेंगे, टेंस। जो बेसिक टेंस है मुख्य रूप से वो कितने हमारे पास, ग्रामर एक्सेप्ट करती है 2। लेकिन हम मॉडल की बात करें तो मॉडल के साथ जब ये बेस फॉर्म वापस लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, तो वहां क्या बन जाएगा, फ्यूचर। अब हम बात करें कि हमने फ्यूचर को टेंस क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारी वर्ब फ्यूचर में डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। कब करेगी, जब इसके आगे क्या लगेगा, विल और शैल। इसीलिए जनरली कितने कंसीडर किए जाते हैं, 2। इसीलिए मैं बात करूं तो हमारी जो ये टेंस है ये 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम भी 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस के भी कितने भाग हो गए, 3 भाग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या है, जिसको हम अभी क्या कर रहे हैं, महसूस। पास्ट का मतलब क्या है, जिसको हमने पहले महसूस किया। और फ्यूचर का मतलब क्या है, जिसको हम बाद में महसूस करेंगे। देखिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये हमारा प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है। मैंने कल इंग्लिश को पढ़ाया, काम कल एक्शन कंप्लीट हुआ है, सेकंड फॉर्म से पता चला कि एक्शन किसको शो कर रहा है, पास्ट को, टेंस हो गया पास्ट। फ्यूचर, कल मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो जो काम बाद में होगा वो हमारा किस में है, फ्यूचर। इसीलिए मैं इसको यदि रिवाइज करूं, टेंस एक वर्ब का ही क्या है, प्रकार है, जो किसको व्यक्त करेगा, जनरली टाइम को या किसी अवस्था को। अब ये एक्शन कौन शो करती है, वर्ब शो करती है। इसका मतलब टेंस खुद वर्ब का एक प्रकार है जो टाइम को भी डिनोट कर सकता है और स्टेट को भी डिनोट कर सकता है। इसका मतलब वर्ब के जितने प्रकार बनेंगे इन 5 प्रकार से, उतने हमारे क्या बनते रहेंगे, टेंस। जैसे मैंने कहा कि यदि मैं बात करूं, आई टॉट हिम यस्टरडे, मैंने टॉट फॉर्म को देखा, सेकंड फॉर्म में, मुझे पता चला कि एक्शन किसमें हुआ है, पास्ट में। इसका मतलब है वर्ब की फॉर्म से मुझे पता चला कि हमारा टाइम क्या है, पास्ट है। इस टाइम को किसने डिनोट किया, इसी वर्ब की फॉर्म ने। तो हमारा टेंस ही यहां पर किसको शो कर रहा है, टाइम को। हालांकि टेंस और टाइम अलग कंसेप्ट है। यदि आप आगे जाएंगे, देखिए मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, ही इज गोइंग टू जोधपुर टुमारो। इज गोइंग प्रेजेंट है, पर टुमारो उसका अर्थ किसमें है, फ्यूचर में। वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट शो कर रही है, लेकिन वर्ब का जो टाइम है वो क्या शो कर रहा है, अर्थ के आधार पर फ्यूचर। तो जनरली हम देखेंगे तो टेंस से टाइम निकलता है,
लेकिन जब हम इसको और गहराई से पढ़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। वो थोड़ी सी हटके बात है। अब मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं कि टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिसको हम महसूस कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, जिसको हम महसूस पहले किया है वो पास्ट है, जिसको हम आगे महसूस करेंगे वो हमारा क्या है, फ्यूचर। अब इसी टेंस को आगे हम जब सब डिवीजन करते हैं, सब डिवीजन करने पर इसके 4 प्रकार होते हैं सब डिवीजन में। एक होता है सबसे पहले इनडेफिनाइट, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहां पर ये टेंस के सब डिवीजन है। प्रेजेंट होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का दूसरा नाम क्या बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा नाम बनेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार जो मुख्य 3 टेंस है जिससे हमें 3 टाइम के बारे में पता चल रहा है, उसका सब डिवीजन जब हम देखेंगे तो प्रत्येक 3 टेंस के कितने भाग है, 4। तो टोटल टेंस हमारे कितने हो गए, 12। देयर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में टोटल कितने टेंस हो गए हैं, 12। अब जहां पर परफेक्ट लिखा है, इस परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस के साथ एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब लगेगी बीन, हैज बीन, आगे बीन हैज है, कुछ भी हो सकता है। बीन के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रोग्रेसिव है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ सकता है। पास्ट की बात करें तो क्या आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। इसमें से हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं, कंटिन्यूअस का एस्पेक्ट और परफेक्ट का एस्पेक्ट। डिवीजन सब डिवीजन 4 है, एस्पेक्ट कितने हैं, 2। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जो हमारी एक्टिविटी हो रही है वो टाइम में किस अवस्था में हो रही है, उस स्टेट को ये 4 चीजें शो करती है। यदि काम रेगुलरली है, हमेशा हो रहा है, वो हमारा स्टेट इंडेफिनाइट शो करेगा। यदि काम चल रहा है, ऑनगोइंग एक्शन है, तो हमारा स्टेट कौन शो करेगा, कंटिन्यूअस। काम में यदि कंप्लीटनेस दिख रही है तो हमारा टेंस होगा परफेक्ट। और यहां पर काम परफेक्ट भी है, इन दोनों को मिला दें तो इससे निर्माण किसका होगा, इस तीसरे का, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ काम चालू भी लगेगा और कुछ काम कंप्लीट भी, मतलब इस एस्पेक्ट में टाइम जरूर दिया हुआ होगा। देखिए, ही स्मोक्स डेली, वो रोज धूम्रपान करता है, प्रेजेंट सिंपल। ही इज स्मोकिंग नाउ, वो अभी धूम्रपान कर रहा है, एक्शन गोइंग है, कंटिन्यूअस में शो हुआ प्रेजेंट को। काम प्रेजेंट में है पर कंटिन्यूटी में। ही हैज स्मोक्ड, वो धूम्रपान कर चुका है, काम कंप्लीट है, हो चुका है, उसका इफेक्ट है, तो कंप्लीटनेस को शो किया कि स्मोकिंग का काम क्या हो गया, कंप्लीट। ही हैज बीन स्मोकिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से धूम्रपान कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 घंटे से वो कर रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन भी आ गया हमारे पास। कुछ काम कंटिन्यू था और अभी तक भी एक्शन क्या है, आगे जारी है। तो इस प्रकार जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 प्रकार के मुख्य टेंस है, जिसके सब डिवीजन मिलाकर के टोटल कितने टेंस हो जाते हैं, 12। टेंस खुद एक वर्ब का क्या है, प्रकार है। उस फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है। तो वो वर्ब किसको शो कर रही है, वो टेंस किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। टाइम हमारा कितना है, प्रेजेंट और पास्ट। इसी कारण से टेंस भी कितने हो गए, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन यदि हम फ्यूचर का एस्पेक्ट ऐड करें तो हमारा तीसरा टेंस बन जाता है क्या, फ्यूचर के मॉडल लेने पर, विल और सेल लेने पर फ्यूचर सिंपल। तो 3 टेंस से टोटल कितने टेंस का निर्माण होता है, 12। ये तो था इस टेंस के बारे में क्या एक सामान्य जानकारी कि एक टेंस किसको शो करेगा, वर्ब का एक प्रकार है। जनरली 3 प्रकार के टेंस होते हैं, उनके 4 सब डिवीजन है, 2 उसके एस्पेक्ट है। ये हमें काम की कंटिन्यूटी का, कंप्लीटनेस का, उसके ड्यूरेशन का, इसके बारे में क्या देता है, जानकारी। अब हम शुरू करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट टेंस को।
जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। देखिए, टेंस सीखने का हर किसी का अपना तरीका है, सीखने का, सिखाने का। कुछ लोग इसको जनरली यूजेस के आधार पर सिखा देते हैं, कुछ लोग हिंदी मीनिंग से सिखा देते हैं, कुछ लोग एक्सेसिव बता देते हैं, कुछ लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिमिट कर देते हैं। हम यहाँ दोनों तरीके से सीखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हर प्रकार का पढ़ता है। हम उसको हिंदी से भी कैसे सीखें, यूजेस के आधार पर भी कैसे सीखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, प्रेजेंट सिंपल है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी बात करें तो जिस वाक्य के अंत में हमें क्या मिलता है, ता है, ती है, ते है। जब भी वर्ब के अंत में मिलेगा ता है, ती है, ते है, तो हम उस वर्ब को क्या मानेंगे, टेंस को, प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फॉर्म को। जैसे वह बाजार जाता है, ता है, ती है, ते है। वह खाना खाती है, ता है, ती है, ते है। वह अपना गृह कार्य करता है, ता है, ती है, ते है। ये तो हमने एक सीधा सा हिंदी मीनिंग से इसको सीख लिया। इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। एग्जाम में थोड़ी ना होगा कि ता है। हाँ, कहीं एलडीसी वगैरह के एग्जाम में हिंदी का सेंस भी आता है पीछे, उसको पकड़ने में हमें क्या देगा, ये जरूर फायदा देगा। इसीलिए यहां पर इसकी हमने पहचान देख ली। अब हम बात करें इस टेंस की, यदि हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी डू, और दूसरी हमारी वर्ब है डज। हमें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, नेम, और क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, उन सभी के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, डज। और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, और इसी के साथ हमारा कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। जैसे ही डज, कॉनकॉर्ड में हमने अच्छे से डील किया है। सी डज, वी डू। अब मैं बात करूं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की बात करूं तो बेस फॉर्म, और दूसरा आता है बेस फॉर्म के साथ क्या, एस, ई एस या आई ई एस। बेस फॉर्म के साथ क्या आता है, एस, ई एस या आई ई एस। ये तीन इसके हमारे सामने क्या है, मेन वर्ब है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है। अब ये जो बेस फॉर्म है, यदि मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए, जिसका लास्ट लेटर यदि क्या हो, वाई हो, उसके आप क्या लगाओगे साथ में, वाई हटेगा और क्या लगाएंगे, फ्लाइज। लेकिन वॉल हो उससे पहले प्ले, तो केवल क्या लगेगा, एस, प्लेज। ऐसे कैसे, यदि लास्ट लेटर एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो या डबल एस हो, तो हमेशा आप किसको यूज करोगे, ई एस को। जैसे ये बना टीच, सी एच है तो लास्ट में क्या लगेगा, ई एस। से सभी के साथ आप क्या लगाओगे, एस। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां तक हमें आनी जरूरी है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, यहां तक सीखा हुआ होगा तो एग्जाम के लिए हम कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्ले। ध्यान रखना, जिस वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगता है, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर का काम करेगी। उल्टा नियम है, नाउन में एस, ई एस लगने पर नाउन क्या होगी, प्लूरल, और वर्ब में एस, ई एस लगेगा तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ओके, एनी प्रॉब्लम? इस बात का हमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान। यदि नाउन में एस, ई एस लगेगा तो नाउन क्या होगी, प्लूरल, और वर्ब में एस, ई एस लगेगा तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। ये है फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसकी बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH1, WH2। अच्छे से सीखते हैं हम इसको। यदि मैं अपना सब्जेक्ट ले लेता हूं राम,
अब मुझे बताइए राम हमारा कैसा सब्जेक्ट है, एक नाम है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। क्यों? क्योंकि कॉनकॉर्ड क्या कहता है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसके साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। अब मैंने लिखा राम प्लेज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। राम प्लेज फुटबॉल, प्ले हमारा एक्शन हो रहा है फर्स्ट फॉर्म से, राम सब्जेक्ट वर्ब से पहले क्या खेलता है, फुटबॉल, क्या का आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, राम प्लेज फुटबॉल। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव का मतलब है क्या लगाना, नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब मुझे बताओ राम प्लेज फुटबॉल में प्ले मेन वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के दो टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट पास्ट सिंपल, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हिडन रहती है, उसको यहां पर मेंशन नहीं किया जाता जनरली। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए हमारे पास राम एक नाम है, एक नाम के लिए क्या आएगा, डज, इसीलिए हम यहां क्या लिखेंगे, राम डजंट। अब ये सिंगुलर आ गई है तो पीछे इसकी केवल बेस फॉर्म आएगी, एस ईएस का यूज नहीं होगा। राम प्लेज फुटबॉल, डज सेंटेंस में आए चाहे डू आए, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस ईएस का साथ में यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर के लिए हमने एस लगा दिया है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब है डज कहां जाएगा, हेल्पिंग ऑफ कहां आएगी, आगे, सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे, डज राम प्ले फुटबॉल। इसको क्लोज एंडेड भी कहते हैं, जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हेल्पिंग ऑफ से शुरू होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज एंडेड टाइप। क्लोज एंडेड कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, यस ही डज, नो ही डजंट। इंट्रोनेगेटिव, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, हेल्पिंग ऑफ से शुरू होगा, इंट्रोनेगेटिव है तो साथ में क्या लगेगा, नॉट। अब मैं बात करता हूं WH1 और WH2 में। WH1 में चूज करता हूं व्हाट को, और WH2 में मैं चूज करता हूं हु को। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव WH होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करेगा, तो उसके जनरली बाद हेल्पिंग ऑफ आती है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं राम क्या खेलता है, व्हाट डज राम प्ले। यदि मैं यहां लिख देता हूं फुटबॉल, तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? राहुल तुम्हारा नाम क्या है, कर दी ना मजाक, अरे नाम बता दिया राहुल, फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इसका मतलब है व्हाट से ही तो हम क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्ट। एक दो बार अब जब इसको पैटर्न में हम सीखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है, आंसर मिला फुटबॉल। इसका मतलब सेंटेंस में व्हाट आएगा तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, सेंटेंस में व्हाट आने पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। यदि यहां मैं फुटबॉल लिख देता हूं तो ये वर्बोज बन जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। सुपरफ्लॉस का मतलब है मोर देन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया। कैसे, आई विल रिटर्न बैक टुमारो, अरे रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक, वापस आना, तो रिटर्न के पीछे बैक लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमें इस प्रकार के रिपीटेशन से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। मोर देन रिक्वायरमेंट का यूज नहीं करते। व्हाट डज राम प्ले, अब मैं जब भी हु से बनाऊंगा तो हु का मतलब कौन खेलता, तो राम गायब होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग ऑफ नहीं है, डू डज, उसके यहां पर हु के साथ भी हेल्पिंग ऑफ का यूज नहीं होगा। यदि मैं सब्जेक्ट एक मानता हूं तो हु प्लेज फुटबॉल, हु प्लेज फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेलता है। हु प्ले फुटबॉल, कौन कौन खेलते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तो है नहीं जो डिटरमाइन करे कि प्ले लिखे या प्लेज। बोथ आर करेक्ट इन दिस कंडीशन। ओके, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH1, WH2। ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है। इसका आंसर होगा यस और नो। इसका नाम होगा वस्तु का नाम। व्हाट डज राम प्ले, राम प्लेज फुटबॉल। व्हाट डज ही ईट,
he eats pizza. Okay, did you get my point? ये तो था इसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी जानकारी। इसमें नोट करने लायक क्या चीज है? यदि हम नोट करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि प्रेजेंट व पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू कॉमा डज कॉमा डिड का यूज नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू कॉमा डज कॉमा डिड का यूज नहीं किया जाता। दूसरा, डज के बाद बेस फॉर्म को लिखा जाता है। एस को रिमूव कर दिया जाता है। ये तो था हमारा सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, एफर्मेटिव में यूज नहीं करते हेल्पिंग वर्ब को, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। ये तो हमने इसका मूल रूप से किस प्रकार से इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसको यहां पर अभी सीखा। अब हम पढ़ते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इसके स्पेशल यूजेस क्या है। यदि मैं यूजेस की बात करूं, क्या क्या इसके यूजेज है, इसके जो यूजेज है वो एक से एक बेहतरीन यूजेज है। एक से एक बेहतरीन यूजेज इसलिए है कि यदि मैं इसको जनरल वे में समझाऊं तो मैं आपको कह सकता हूं, जैसे मैं यहां से रेलवे स्टेशन गया, मैंने रेलवे स्टेशन जाकर के जो वहां पर टिकट के ऊपर टिकट विंडो पर आदमी बैठा है उससे पूछा क्लर्क से, सर कालका एक्सप्रेस कितने बजे जोधपुर जाएगी? उसने कहा सर कालका रोजाना 6:45 बजे जाती है। मैंने कहा मैंने उसको पूछा जाएगी और वो कह रहा है जाती है। इसका मतलब है मैं कल जा रहा हूं केवल, कालका तो रोज जाती है। तो मुझे यह पूछना चाहिए कि कालका एक्सप्रेस कितने बजे यहां से डिपार्ट करती है, रवाना होती है, क्योंकि कालका के आने जाने का सीक्वेंस दिल्ली का है। तो हमें पहली चीज पता चली, जो काम रोजाना होता हो, जो काम रिपीटेड एक्शन हो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप एवरी 4 इयर्स, प्रत्येक 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन रिपीटेड एक्शन है। इस प्रकार कोई रिपीटेड एक्शन हो या कोई एक्शन एक इंटरवल के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद वापस दोहराया जाए, या किसी की हैबिट है, हैबिट का मतलब वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक जाता है, वो रोज सुबह लेट उठता है, ये उसकी हैबिट है, या कोई फिक्स सिचुएशन है, कोटेशन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। कल यूं कहेंगे ईमानदारी अच्छी नीति थी, ऐसा नहीं कहेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमेशा है। तो जो चीजें फिक्स रहती है, प्रोब हो सकती है, हैबिचुअल एक्शन होगा, रिपीटेड एक्शंस होंगे, डे रूटीन होगा, या उसके अलावा हम कंडीशनल की भी बात करेंगे यहां पर। तो इन सारी चीजों को हम किस टेंस में डील करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। मनुष्य नश्वर था, पहले मरता था, मरता ही नहीं, रोजाना होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे किस प्रकार के स्टेटमेंट है? जो फिक्स्ड है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, जनरल साइंस के ट्रुथ की बात करें, वो सारे यूजेस किसके? प्रेजेंट सिंपल के। चलिए एक बात बताइए मेरे को, आप सभी रोजाना उठते हैं, आप में से यदि कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है सुबह 10 से 4, क्या वो ऑफिस एक दिन जाता है, हमेशा जाता है? सर ऑफिस तो हमेशा जाना पड़ता है। बस तो ठीक इसी प्रकार जो काम रेगुलरली हो, हर संडे को लीव होती है तो हर संडे को छुट्टी है। अब ये भी एक रिपीटेड एक्शन है, हर एक 7 दिन के बाद छुट्टी मिल रही है। इस प्रकार जब भी कोई काम रेगुलरली हो या निश्चित टाइम पीरियड के बाद रिपीट किया जाए, किसी की हैबिट में हो, कोई परमानेंट एक्शन हो। परमानेंट एक्शन का मतलब मैं नाक से ही सूंघता हूं, मैं मुंह से बोलता हूं। अब ये जगह चेंज तो होने से रही कि मैं मुंह से नहीं बोलूंगा,
इस प्रकार के परमानेंट एक्शंस के लिए हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल। तो हम इसके स्पेसिफिक यूज की बात करें यूजेस में, तो सबसे पहला यूज है इसका हैबिचुअल एक्शन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ऐसे तो न्यूज़पेपर भी आता है, तो न्यूज़पेपर भी किस में छपता है, प्रेजेंट सिंपल में जनरली। उसके बाद में क्रिकेट में कमेंट्रीज करती है, तो क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल एंड प्रोड्यूसेस 4 रन्स। तो गेंद तो चौका लग जाता है, फिर भी कहते हैं गेंद को मारता है 4 रन मिलते हैं। क्यों कहते हैं, तो क्रिकेट कमेंट्रीज है, न्यूज हेडलाइंस है, इस प्रकार की सारी चीजों के लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल। हम इस स्पेसिफिक चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको यहां सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले है जैसे सी गोज फॉर अ वॉक डेली। वो रोजाना किसके लिए जाती है, वॉक के लिए, ये उसकी हैबिट है। वो रोजाना स्मोक करता है, ही स्मोक्स डेली, वो रोजाना धूम्रपान करता है, ये भी उसकी क्या है, हैबिट है। तो इस प्रकार कोई भी हैबिट का एक्शन होगा उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या साइंटिफिक ट्रुथ हो, साइंटिफिक ट्रुथ का मतलब है वैज्ञानिक सत्य, जिसको साइंस ने क्या किया, सत्य माना है। ऐसी सिचुएशन में भी हम हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। कैसे, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिक्स है, 100 डिग्री टेम्परेचर टच करते ही पानी क्या होगा, बॉइल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे के ऐसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, हालांकि वो तो स्थिर है, तारा है एक, जो उदय खुद ही नहीं होता है, एक ही जगह पर रहता है, पृथ्वी घूमती है। लेकिन हम यदि सीखने की बात करें तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही हमने सीखा है। इस प्रकार जो चीजें क्या रहती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब संसार में फिक्स्ड है, जो कभी भी परिवर्तन नहीं होगी, या ऐसे साइंटिफिक ट्रूथ है जिसको विज्ञान ने क्या किया है, प्रूव किया है, वो सारी बातें हमेशा किससे डील होगी, प्रेजेंट सिंपल से। जैसे एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर। चारों ओर चक्कर लगाएगी तभी तो दिन रात बनेंगे, नहीं तो बनना संभव नहीं है। नहीं, आज पृथ्वी रेस्ट पे नहीं लगाएगी, संभव है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्स का कंसेप्ट यही कहता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ हमेशा सन के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर। इसी के जैसे जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, साइंटिफिक ट्रुथ की बात की है। 2 और 2 4 होते हैं, ये भी हमारा क्या एक फिक्स कंसेप्ट है, लॉजिकल। तो इस प्रकार जितनी भी हमारी डीलिंग्स होगी, चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करूं चाहे साइंटिफिक ट्रुथ की बात करूं, पक्षी घोंसलों में अंडे देते हैं, बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। अब ये भी एक फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस प्रकार के सारे कंडीशन में हमेशा क्या होगा, हमारा प्रेजेंट सिंपल। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं मैं। थर्ड जो इसका पॉइंट कहता है, वो कहता है टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। ऐसे कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित होते हैं, जैसे आप अखबार में कई बार पढ़ते हो, नरेंद्र मोदी नवंबर 2021 में चाइना जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कल वो बाड़मेर आएगा, लिखा हुआ तो ऐसा है, कल वो बाड़मेर आएगा, सेंटेंस पढ़ते हैं, ही विजिट्स बाड़मेर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स बाड़मेर टुमारो। और टुमारो के साथ हम वहां देख रहे हैं विजिट्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई, एस बेस फॉर्म के साथ, टेंस क्या बना, प्रेजेंट सिंपल। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, बड़े बड़े मंत्री है, या ऐसे फिक्स्ड एक्शंस
जो शुरू होते हैं, जैसे पहले एक टाइम था जिस समय 1 जुलाई से स्कूल खुलते थे, ये फिक्स्ड था, खुलेंगे नहीं खुलते हैं। तो ऐसे एक्शन जो पूर्व निर्धारित होते हैं या ऐसे एक्शन जो ज्यादातर संभवतया उसी कंडीशन में होते हैं, उसको डील करने के लिए भी हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल। जैसे एक व्यक्ति है, अब वो यदि यूएस से जा रहा है कल और वो एक अच्छे मिनिस्ट्री के पद पर है, तो ऐसे सेंटेंस में कल आते हुए भी उसका फिक्स्ड प्लान है, हम उसको किस में डील करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। क्यों? कोई भी निकट भविष्य का काम जो पहले से पूर्व निर्धारित है उसको किस में बताया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे नरेंद्र मोदी विजिट्स अमेरिका टुमारो। अब यहां देखिए लिखा हुआ टुमारो है, नरेंद्र मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, एस। नरेंद्र मोदी विजिट्स अमेरिका टुमारो, नरेंद्र मोदी कल कहां जाएंगे, अमेरिका। दिखने में क्या है, टाइम फ्यूचर बता रहा है, ये रहा। टाइम और टेंस मैंने कहा था ना अंतर होता है, मैं बाद में डील करूंगा, मतलब अभी इस लेवल में नहीं है। फिर भी यहां एग्जांपल की जिक्र हुई, देखो वर्ब की फॉर्म से पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन हिंदी निकाली कब जाएंगे, कल, टाइम क्या आ गया, फ्यूचर। तो जनरली टाइम और टेंस, हाँ टेंस से टाइम को डिनोट करते हैं, लेकिन आगे जाने पर भी ये भी कई बार क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग। तो टेंस एक अलग कंसेप्ट है, टाइम भी एक क्या कॉन्सेप्ट है, अलग कंसेप्ट है। टेंस से टाइम पता चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हर बार टेंस और टाइम समान हो ये कोई जरूरी नहीं है। वर्ब की फॉर्म से क्या पता चलेगा, टेंस। वर्ब की हिंदी निकालेंगे तो पता चलेगा टाइम। विजिट्स एसईएस प्रेजेंट सिंपल, हिंदी निकाली जाएंगे फ्यूचर सिंपल, मतलब सेंस किस में निकला, फ्यूचर में। तो नरेंद्र मोदी विजिट्स अमेरिका टुमारो। नेक्स्ट है इसका 4 नंबर यूज। 4 नंबर यूज कहता है जब भी एयर और देयर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, एयर और देयर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल। कैसे आता है, जैसे एयर कम्स द बस, बस एक है इसीलिए यहां क्या लिखा है, कम्स। जब एयर और देयर आगे होते हैं तो सब्जेक्ट कहां आता है, जनरली पीछे। बस सिंगुलर है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब क्या लगेगा, एस या ईएस। एयर कम्स द बस। अब ये एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है एयर और देयर का, वहां पर कंटिन्यूटी बता रही है कि यहां बस रोजाना आती है लगभग। इस प्रकार एयर और देयर, देयर गोज द बेल, क्या बजी, घंटी बजती है। इस प्रकार एयर और देयर के भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। नेक्स्ट में बात करूं, कोई भी कोटेशन या प्रूव हो, कोई भी कोटेशन हो या किसकी बात करें, प्रूव्स की, उस कोटेशंस और प्रूव में भी किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल का। जैसे डायमंड स्पेस डायमंड, a bad workman always with his tools। अब यहां देखिए इसको, डायमंड स्पेस डायमंड, जब भी ईडियम और जब भी प्रोब की बात हो, प्रोब का अर्थ होता है कहावतें, ईडियम का अर्थ होता है मुहावरे, कोटेशंस का अर्थ होता है कथन। जब भी कहावतों की बात हो, कहावतों का मतलब है लोगों द्वारा अपने अनुमान के आधार पर कुछ ऐसी फिक्स बातें बताई गई जो जनरल डे रूटीन की लाइफ में बहुत ही क्या साबित होती है, सही। जैसे डायमंड स्पेस डायमंड, इस प्रोब की हिंदी हमेशा डिफरेंट होगी। डायमंड स्पेस डायमंड का मतलब यह नहीं है कि हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। इस प्रकार से सेंस क्या बनेगा, डायमंड एक है सिंगुलर, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है नहीं। प्रोब है, मीनिंग चेंज होगा, लोहा लोहे को काटता है। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज स्पेस विथ हिज टूल्स, दिखने में तो हिंदी ये बन रही है, एक बुरा काम करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने औजारों से लड़ता है। मतलब
जिसको काम करना नहीं आता वो व्यक्ति किससे झगड़ता है? औजारों से, ये वाक्य कह रहा है। लेकिन मैंने कहा प्रोब की हिंदी क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम न होने पर दूसरों पर दोष देना, वो ऐसा करता नहीं है, मैं डांस अच्छा करता हूं, आंगना टेढ़ा है इसलिए डांस नहीं हो रहा है। हमेशा प्रोब की हिंदी जो उसका जनरल मीनिंग है उससे बिल्कुल क्या होगी? डिफरेंट होगी। इस प्रकार की प्रोब के लिए भी, कोटेशंस के लिए भी टेंस कौन सा यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है, इसका हम 6 नंबर यूजेस सीखते हैं। 6 नंबर यूजेस क्या कहता है? 6 नंबर यूजेस कहता है कुछ इसकी पहचान के ऐसे फिक्स शब्द है, जैसे इसके एडवर्बियल्स। अब यदि एडवर्बियल्स की बात करें, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, रेयरली, रेगुलरली, sometimes, frequently, usually, generally, every day, every Monday, every Sunday, on Sundays, दिल्ली। इस प्रकार ये जो मैंने शब्द लिखे एडवर्बियल्स, ये हमारे लिए पहचान सूचक शब्द है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो काम प्रेजेंट का ही होना चाहिए, उसमें पास्ट किसी भी प्रकार से मेंशन नहीं होना चाहिए। इन सारों का एक बार मीनिंग देख लो। ऑलवेज का अर्थ है हमेशा, ऑफन का अर्थ है प्राय, ओकेजनली कभी कभी अवसर आने पर, रेयरली बड़ी मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, रेगुलरली हमेशा, समटाइम्स कभी कभार, फ्रीक्वेंटली जिसमें निरंतरता हो डेली, यूजुअली हमेशा, जनरली सामान्यतया हमेशा, एवरीडे हमेशा, एवरी मंडे प्रत्येक सोमवार, एवरी संडे प्रत्येक रविवार, ऑन संडेज हर रविवार, डेली। इस प्रकार ये जितने भी शब्द थे, इन शब्द का अर्थ जो है वो जनरली किस में निकल रहा था? या तो हमेशा या कभी कभी। या तो अर्थ था हमेशा या अर्थ क्या था? कभी कभी। इसका मतलब यही तो मैंने कहा, प्रेजेंट सिंपल, स्पेशली यदि मैं एक शब्द में कन्वे करना चाहूं, वह काम जो रेगुलर हो या एक निश्चित टाइम के बाद रिपीटेड हो, उसमें रिपीटेशन का सेंस हो, वो सारा प्रेजेंट सिंपल में होगा। इन सभी को आप 1 बाय 1 चाहे क्रैम करो, चाहे इस एक लॉजिक को याद रखो, जिसका मीनिंग हमेशा के सेंस में होगा, कंटिन्यूटी को शो करेगा। जो काम डेली हो रहा है वो किस में होगा? प्रेजेंट सिंपल में। मैं यदि ऐसा बोल देता हूं, सपोज आज 1 मई है, कल संडे है, साइंस फ्यूचर है, कल मैं जोधपुर जाऊंगा, लेकिन मैं हर संडे को जाता हूं, एवरी संडे, हर 6 दिन बाद 7वें दिन एक एक्शन रिपीट हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल। मैं हर वेडनेसडे को मंदिर जाता हूं, एक्शन रिपीट हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल। भले ही एक्शन डेली नहीं हो रहा है पर एक रिपीटेशन में आ रहा है, या तो डेली होगा या उसका एक निश्चित टाइम के बाद क्या होगा? रिपीटेशन। जैसे इसके एग्जांपल्स है, he always space late, he always space late। इसका सेकंड एग्जांपल है, they space cricket on Sundays। थर्ड एग्जांपल है, we to school on Sundays। अब हम इसको एक बार वर्ब खुद पुटअप करके देखते हैं। देखिए, हमारा जो पटवार का एग्जाम है उसमें एरर आएगा, एक सेंटेंस होगा जिसमें एरर को फाइंड आउट करना है। एरर वर्ब के स्ट्रक्चर से आ सकता है, टेंस के उस स्ट्रक्चर से आ सकता है, जैसे एज ए प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म है या नहीं है, एक उसके यूजेस से आ सकता है। अब यदि दूसरे एग्जाम के लिए भी यदि आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें फिलअप के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एलडीसी में बहुत यूजफुल होगा फिलअप के लिए।
हर एक एग्जाम की आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स के साथ यहाँ डील कर रहा हूँ। ही ऑलवेज स्पेस लेट, अब इस ऑलवेज के साथ पीछे कोई पास्ट का वाक्य नहीं है, कोई किसी की आदत है वो हमेशा देरी से आता है। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब क्या लगेगा, एस या ई एस। ही ऑलवेज कम्स लेट। दे स्पेस क्रिकेट ऑन संडेज, अब यहां से एडवर्बियल पता चला, ऑन संडेज है, हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल एवरी संडे एक्शन हो रहा है। तो प्ले दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वह प्लूरल कब होगी, जब ऐसे आई ऐसा आएगा। अफर्मेटिव में प्रेजेंट और पास्ट के हेल्पिंग ऑफ डू डज डिड का यूज नहीं करते, इसलिए मैंने मेंशन ही नहीं किया। नेक्स्ट है वी स्पेस टू स्कूल ऑन संडेज, हम रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं, पीछे लिखा हुआ है नॉट गो, अब मुझे नेगेटिव डालना था, हेल्पिंग ऑफ चाहिए, वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू नॉट। डू नॉट के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म डू और डज के साथ बेस फॉर्म। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, हम संडेज को क्या नहीं करते, स्कूल नहीं जाते। इस प्रकार ये हमारे इसके कुछ स्पेसिफिक क्या थे, यूज थे, जिसमें से हमने 5-6 इसके यूज को देख लिया है। अब 1-2 और इसके इंपॉर्टेंट जो यूज है उसकी मैं बात कर लेता हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखना इस यूज को। हमारा 7वां यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मैं एकदम सिंपल लॉजिक में बता देता हूं, जब 2 काम भविष्य में एक साथ हो रहे हो, कितने, 2 काम, जब 2 काम भविष्य में एक साथ हो रहे हो तो दोनों के लिए हम लगातार फ्यूचर नहीं लिख सकते, उसको हम एक को प्रेजेंट में शो करते हैं और दूसरे को किस में शो करते हैं, फ्यूचर में। इसका लॉजिक है, इसका कारण है, वो सब मैं बात करता हूं। जैसे यदि राम आएगा मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, यदि गीता आएगी वह मेरे लिए एक चॉकलेट लाएगी, यदि वो मुझे 5 रुपए देगा मैं उसे चॉकलेट दूंगा, यदि वह मुझे शादी में बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वो मुझे नहीं बुलाएगा मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि जब मैंने 2 चीजें फ्यूचर में बोल रहा हूं, वह यदि 5 रुपए देगा मैं चॉकलेट दूंगा, दोनों फ्यूचर का सेंस है, फिर भी एक सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा और एक फ्यूचर में रहेगा। एरर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से मगअप कर ले एक बार। अब कहां प्रेजेंट रहेगा कहां फ्यूचर रहेगा उसकी हम अब बात करेंगे। अब मैं जो बात कर रहा हूं ये हमारा है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल जो है क्या होता है कि कई बार टाइम और कंडीशन के लिए, टाइम और कंडीशन के वर्ड्स के साथ हमें 2 फ्यूचर बोलने पड़ते हैं। टाइम और कंडीशन क्यों कह रहा हूं, जैसे मैं लिख देता हूं फर्स्ट कंडीशनल में, यहां मैंने सपोज लिख दिया इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का मतलब है विल और सेल के साथ क्या लगाना, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब यहां देखिए मैं यहां 2 चीजें बोल रहा हूं, यदि टाइम व कंडीशन के साथ 2 फ्यूचर एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए टाइम व कंडीशन वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल व दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर सिंपल को लिखा जाता है।
अब यहां पर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो टाइम और कंडीशन को शो करे। यदि मैं इस लिस्ट को लिखना शुरू करूं तो यहां पर मेरे पास आ सकता है इफ, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, आफ्टर, unless, as soon as, after, when, before, इस प्रकार से कई सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। चाहे इफ हो, इफ का अर्थ है यदि, until का अर्थ है जब तक नहीं, unless का अर्थ है यदि नहीं, as soon as जैसे ही, आफ्टर बाद में, when जब, बिफोर पहले। अब यहां देखिए ये जो इफ है और ये अनलेस है, ये दोनों तो हमारे किसको शो करता है, कंडीशन को। और यदि मैं बात करूं अनटिल की, एज सुन एज की, आफ्टर की, when की, बिफोर की, ये सारे किसको शो करते हैं, हमारे टाइम को। ये ध्यान रखना, इस अनटिल को टाइम में मेंशन किया है। चलो इसको ऐसे ही लिख देता हूं ताकि क्या है कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये इफ, ये अनलेस, ये दोनों किसको एक्सप्रेस करेंगे, कंडीशन के लिए। और ये जो हमारा अनटिल है और ये पूरा भाग, ये जनरली किससे डील करेगा, टाइम से। अब ये रूल क्या कहता है, जरूरी नहीं है यहाँ फ्यूचर के लिए विल और शैल ही हो, यहाँ मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है। मे में पॉसिबिलिटी शो होगी, कैन में भी इस प्रकार का अपना अपना क्या होगा, श्योरिटी का सेंस होगा। तो हम जनरली जो बात करते हैं वो हमारा इफ है। इफ के स्थान पर अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, सुन एज हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, बिफोर हो सकता है। इसके अलावा इवन इफ भी हो सकता है, इन केस भी हो सकता है, कोई भी हो। हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर हमारा ये वर्ड है, चाहे कंडीशन का चाहे टाइम का वर्ड, उसके साथ हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल लिखेंगे और उसके दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर सिंपल। लेकिन दोनों की हिंदी फ्यूचर में ही बोली जाएगी। ये एलडीसी के एग्जाम में रिटर्न में हिंदी में बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें 7-8 प्रश्न आते हैं इंग्लिश की हिंदी, हिंदी की इंग्लिश पहचानने के लिए कि दिए गए सेंटेंस की कौन सी हिंदी सही है। तो आप ध्यान रखना कि उसमें दोनों की हिंदी फ्यूचर में होगी, पर एक टेंस प्रेजेंट होगा, एक क्या होगा, फ्यूचर। कौन सा प्रेजेंट होगा, जहां पर ये कंडीशनल वर्ड्स होंगे वो प्रेजेंट होगा, और जहां पर कंडीशनल वर्ड्स नहीं होंगे, दूसरा प्रिंसिपल क्लोज होगा, अपने में फ्री है, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं है, वहां क्या होगा, हमेशा फ्यूचर सिंपल। कैसे, देखिए नेक्स्ट है इसी में सेकंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करता हूं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 कहता है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन 4 एग्जाम्पल्स की ओर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और कॉम्पिटिटिव में तो बहुत ही अच्छे से इसका क्वेश्चन आएगा। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ इफ, अनलेस, अनटिल, यहां लिखा हुआ एज सून एज।
पहली चीज इफ का मतलब क्या होता है, यदि। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ये रहा हमारा इफ, कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन है, इसका मतलब इफ अनलेस। जहां पर भी कंडीशनल वर्ड होगा, जहां पर भी टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड होगा, ये रहा यहां पर कंडीशनल वर्ड है, यहां है टाइम को डिनोट करने वाला। जहां कंडीशनल होगा, जहां टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड होगा, उसी के साथ हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। ये रहा विल पास फ्यूचर सिंपल, विल नॉट पास फ्यूचर सिंपल, सेल वेट इंतजार करेगा फ्यूचर सिंपल, सेल कॉल फ्यूचर सिंपल, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। मतलब जहां कंडीशनल या टाइम का वर्ड है वहां क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। दूसरी तरफ क्या रहेगा, फ्यूचर सिंपल। देखिए इफ ही सिंगुलर है, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। हिंदी दोनों की फ्यूचर में होगी, ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। यदि वो कठिन परिश्रम करेगा वह पास होगा। कंडीशन है, कठिन परिश्रम करोगे पास होंगे। अब अनलेस में ध्यान रखना, अनलेस का जो सेंटेंस है इसका जनरली दूसरा सेंटेंस यदि उसमें पॉजिटिव वर्ड आ रहा है पास, तो नॉट जरूर लगाना पड़ेगा। यदि तुम नहीं बुलाओगे मैं शादी में, बोलो नहीं आऊंगा, मतलब शर्त है, बुलाओगे तो ही आऊंगा, नहीं बुलाओगे नहीं आऊंगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब है अनलेस का जनरली जो दूसरा सेंटेंस है वो जनरली किसका मीनिंग कन्वे करता है, नेगेटिव। इसीलिए अनलेस ही सिंगुलर है, अनलेस वाले क्लॉज में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जाम। यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा वह पास नहीं होगा। आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, अंटिल इट स्पेस 7, जब तक क्या ना बज जाए 7। मतलब मैं लास्ट 7 बजे तक इंतजार कर सकता हूं, टाइम दिया हुआ है। इट के साथ क्या आएगा, स्ट्राइक्स। अब ये देखिए अंटिल के साथ प्रेजेंट सिंपल, अनलेस के साथ प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। आई शैल कॉल यू, अब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जैसे ही वो आएगा। बोल रहा हूं आएगा, लेकिन लिखूंगा क्या, ही के साथ कम्स, प्रेजेंट सिंपल, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहां देखिए ये जो एज सून एज ए टाइम, अंटिल टाइम को शो कर रहा है, इन दोनों के साथ क्या लिखा है, प्रेजेंट सिंपल। ये प्रिंसिपल है, आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहां देखिए जैसे ही वो आएगा क्या करना आएगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, आगे एक सेंटेंस की क्या जरूरत है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये अपने में इंडिपेंडेंट है। तो ये जो भाग है ये हमेशा हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। लिख देता हूं एक के लिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब जहां पर हमारा कंडीशनल या टाइम का वर्ड होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसका दूसरा प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को दूसरा मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। ये हमेशा डिपेंडेंट होगा, सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट मतलब जिको कह रहे अंडर मोकॉम करे, ए ये अंडर मोकॉम करे, ए वे पर ए नहीं वे तो ये रुकॉम हाले को नहीं। हमें इस चीज का क्या रखना है, ध्यान। ऐसे कैसे, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि कठिन परिश्रम करेगा, ये सबऑर्डिनेट है। जहां पर भी ये कंडीशनल वर्ड होगा या टाइम डिनोटिंग वर्ड होगा वो भाग हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो क्या ध्यान रखना है, जब भी टाइम या कंडीशन का सेंटेंस हो, वर्ड्स हो दिए हुए, तो टाइम और कंडीशनल के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल लिखेंगे। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, फ्यूचर सिंपल, या कोई भी मॉडल आ सकता है, कैन में वगैरह, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके साथ जहां कंडीशनल और टाइम का वर्ड है वहां क्लोज में प्रेजेंट सिंपल ही होगा, लेकिन दोनों की हिंदी किस में निकलेगी, फ्यूचर में। इसका आपको विशेष रूप से क्या रखता है, ध्यान। देखिए एक मैं एग्जांपल डाल रहा हूं एरर के हिसाब से। अब एरर कैसे इसमें डिटेक्ट करते हैं, एरर डिटेक्शन। अभी स्पेशली पटवार वगैरह है, एसएससी वगैरह है, उस प्रकार के एग्जाम में ये हमारा क्या आता है, क्वेश्चन।
अब यहां देखते हैं हम, इफ वेदर विल परमिट अस वी शैल गो आउट फॉर अ वॉक, नो एरर। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट है, ये हमारा डी पार्ट। चलो नीचे ही लिख देता हूं ताकि ऊपर से कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। अब मैं फाइंड आउट करना है एरर को। यहां देखिए क्या लिखा हुआ, इफ। हमने कहा था जहां पर भी हमारा कंडीशनल क्लॉज होगा या फिर टाइम का क्लॉज होगा, जहां कंडीशन या टाइम के वर्ड्स होंगे, उसके साथ हमेशा टेंस क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल। यहां क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर सिंपल, इसीलिए यहां क्या लिखेंगे, परमिट्स। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। क्या बनेगा सेंटेंस, इफ वेदर परमिट्स अस वी शैल गो आउट फॉर a walk. If weather permits us, we shall go out for a walk. ये प्रेजेंट सिंपल है कंडीशनल के साथ, ये फ्यूचर है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। ध्यान रखना, यदि मौसम हमें परमिशन देगा, हिंदी फ्यूचर में बोलेंगे दोनों की, तो हम क्या करेंगे, वॉक के लिए बाहर जाएंगे। इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है, जहां पर भी इफ या टाइम का वर्ड हो, कंडीशन या टाइम का वर्ड हो, उस क्लॉज में हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। ये रहा कंडीशनल वर्ड, प्रेजेंट सिंपल। यहां यदि फ्यूचर आ जाता है, आगे विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो और यहां फ्यूचर हो, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका हमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान। यदि हम इस प्रकार की एरर को यहां पर गलती कर दे, ये जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, ये कंडीशनल ओपन कंडीशनल है, पॉसिबल कंडीशनल है, मतलब काम पूरा हो सकता है। इफ ही कॉल्स मी आई शैल हेल्प हिम, यदि वो मुझे कहेगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। पॉसिबिलिटी है, बुला देगा तो मैं हेल्प कर लूंगा, मतलब वो काम हो सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा कंडीशनल है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपन कंडीशनल या फैक्चुअल। इसमें ओपन कंडीशन है, खुली शर्त है। एक ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जीरो कंडीशनल में, जहां इफ यहां प्रेजेंट सिंपल और यहां भी प्रेजेंट सिंपल होता है। इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर, यदि बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है। उस समय यहां पर जनरली क्या दिखेगा, दोनों में, यहां पर और दूसरे में सेंस ज्यादातर क्या बनेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ का। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल वगैरह थोड़ा से अवॉइड होते हैं, जनरली फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका आप स्पेशली क्या रखोगे, ध्यान। ये हमारा मोटे तौर पर क्या था, प्रेजेंट सिंपल। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस वगैरह बाद में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।